हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको संस्कृत कक्षा 7 का नया पाठ है, जो पंचम पाठ है, पंडिता रमाबाई, वो पढ़ाने वाले हैं। पंडिता रमाबाई कौन थी, क्या इनका योगदान था, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पंडिता रमाबाई का चित्र है। अच्छा, ये जो रमाबाई थी वो कौन थी, इनके जीवन परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लिखा है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्रे। अब क्षेत्र शब्द में एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति लगी है, जिसमें मैं का अर्थ हम निकालेंगे कि स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या। अग्रगण्या शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना शब्द का अर्थ होता है गिनना। अग्र का अर्थ होता है आगे, आगे गिनी जाने वाली। अग्रगण्या, गण शब्द आता है गिनने के अर्थ में, आगे गिनी जाने वाली। अग्रगण्या से का अर्थ क्या निकला फिर हमारा? अग्र, आगे, गण्या, गिनी जाने वाली। अग्रणी, जिसको अग्रणी भी कहते हैं, अग्रगण्या कहते हैं, या सबसे आगे जिनका नाम लिया जाए, सबसे आगे जो गिनी जाए, पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई थी। अब कहते हैं पंडिता रमाबाई 1858 यानी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। किसमें? सन 1858 ईस्वी में इनका जन्म अलभत प्राप्त हुआ। इन्हें जन्म प्राप्त हुआ 1858 में। तस्याह पिता, उनके, तस्याह उनके, काकी के का अर्थ आ गया। तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का शब्द लिखा है तस्याह यानी उनके। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा, और माता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता लक्ष्मीबाई थी। उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता थे अनंत शास्त्री। तस्मिन काले, उस काल में। तस्मिन शब्द कहाँ है? सप्तमी विभक्ति में। तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप देखेंगे तस्मिन बनता है, जिसका अर्थ सप्तमी विभक्ति जहां लग जाती है वहां मैं और पर का अर्थ निकलता है। तो कहेंगे तस्मिन, तत् शब्द बना तस्मिन यानी उस काल में। काल में मैं लगना था, इसीलिए उसका विशेषण भी शब्द तस्मिन बना। किस काल में? उस काल में। तो काल में सप्तमी थी तो उसके विशेषण तस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति लग गई। तस्मिन काले स्त्री शिक्षायाह, स्त्री शिक्षा का, शिक्षा में याह लगा है, षष्ठी विभक्ति लगी है, अर्थ निकला है काकी के का। ठीक है, अब कह रहे हैं स्त्री शिक्षा की, काकी के का अर्थ निकलेगा तस्मिन काले, उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति ही। अब का कहते तो स्थिति से उसका अर्थ सही नहीं निकलता, इसलिए की लगा दिया। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। उस काल में जो स्त्रियों की शिक्षा थी बहुत चिंतनीय थी। मतलब पढ़ाना लिखाना, स्त्री को शिक्षित करना, ये तो सब बिल्कुल अलग ही था, बिल्कुल। अटी ये तो आप 1858 की बात कर रहे हैं। हमारी जो खुद की माता है, स्वयं की हमारी जो माँ है, हमारी जो मम्मी है, वो जब पढ़ती थी तो अब आप समझिए उनका जन्म तो 1948 के आसपास हुआ, और उसके बाद भी जब उन शिक्षित तो वो हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद जब क्या हुआ कि उन्हें नौकरी का अवसर मिला करने का, तब फिर ये कह के कर दिया गया कि अरे अच्छी लड़कियां, अच्छे घर की जो औरतें होती हैं, अच्छे घर की जो महिलाएं होती हैं, वो नौकरी नहीं करती हैं। उस समय पे शिक्षित तो हुई, उनके हमारी जो नाना नानी थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब इस चीज़ में आगे थे कि उन्होंने उन्हें शिक्षित किया, पढ़ाया। लेकिन जैसे ही भाई शादी हुई, शादी के बाद फिर जब नौकरी की बात आई करने के लिए, अच्छी, बहुत अच्छी मिल रही थथी, लेकिन उन्हें यही करके नहीं करने दिया कि अच्छे घरानों की, अच्छे परिवार की औरतें नहीं करती हैं, है ना। लेकिन अब उन चीज़ों की जब भविष्य होता है, पर हम लोगों को अब समझ में आता है कि हाँ अगर करती तो देखिए क्या हम लोगों का और भी कुछ भविष्य हो सकता था, या और भी कुछ भी हो सकती थी, सारी चीज़ें हैं। तो
ये तो 1858 की बात कर रहे हैं, तो सोचिए जब 1948 या 1950 के दशक तक की बात होगी, 1950 1900, तभी हमारी मम्मी माँ हमारी शिक्षित हुई होंगी। तो जब वहां पर उस समय पर था, 100 साल बाद भी वो स्थिति थी, तो 1858 की तो बात ही सोचिए, 1958 की हम अभी अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं, तो तब तो कैसी थी, बहुत चिंतनीय थी। मतलब क्या पढ़ाते होंगे जब उसके 100 साल पहले, तो फिर और ही कुछ होता होगा। स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलम नासीत। भाई संस्कृत तो पढ़ना अभी भी ये था, मतलब कई रूढ़िवादियों में अभी भी ये है कि संस्कृत के जो वेद हैं उनको पढ़ने की अनुमति ही नहीं है स्त्रियों को, और आज हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्त्रीणाम कृते यानी स्त्रियों के लिए, कृते का अर्थ होता है के लिए का अर्थ निकलता है, जहां पे कृते लग जाता है के लिए का। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की शिक्षा लेना प्राय प्रचलितम नास्ति, ना नासीत यानी ना आसीत, नहीं थी, न आसीत। न और आसीत शब्द से मिलकर बना है, नहीं, आसीत का अर्थ होता है थी, नहीं था। संस्कृत शिक्षण तो प्रायः प्रचलितम नासीत, था ही नहीं, किंतु लेकिन डोंगरे, जो डोंगरे थे, क्या नाम है उनका, अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धाम धारणम यानी रूढ़ी में बनी हुई, यानी रूढ़ी यानी वो प्राचीन पुरानी बातों के में बंधी हुई धारणाओं से परित्यज्य, परित्यज्य, त्यज्य का अर्थ होता है त्यागना, उन्हें छोड़ करके, कैसी रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके स्वपत्नी, उनकी पत्नी कौन थी, लक्ष्मीबाई, स्वपत्नी अपनी पत्नी जो लक्ष्मीबाई हैं, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृता कहते हैं संस्कृतम अध्यापता, उनको संस्कृत पढ़ाया। उन्होंने क्या किया, डोंगरे ने, जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उन्होंने रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी, रूढ़ी में बनी हुई धारणाएं थी, रूढ़ी का अर्थ क्या होता है, पुरानी विचारधाराएं, ऐसी विचारधाराएं जो शुरुआत से कह दिया कि नहीं, वेदों को स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं स्त्रियां, तो वही वो रूढ़ी बन गई, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, एक ही रूढ़ी बन गई। भाई क्यों नहीं करेंगी, क्या है उसमें ऐसा, और क्या ऐसा स्त्री में है जो वो उसको स्पर्श नहीं कर सकती है। भाई जो पुरुष है, जो आपको जन्म दिया है, वो कोई स्त्री ने ही दिया है, तो भाई इस प्रकार से तो आप पुरुष क्या हो, आप ये बताइए। तो बहुत ही कुछ है, रूढ़िवादियाँ तो बहुत सारी, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, किंतु जो डोंगरे थे उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाएं परित्यज्य, छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत, संस्कृतम अध्यापक से हम कहेंगे, इसको अलग अलग करके देखेंगे तो संस्कृतम शब्द अलग हो जाएगा और अध्यापयत अलग हो जाएगा। अध्यापयत यानी पढ़ाया, संस्कृत को पढ़ाया, अपनी पत्नी को संस्कृत को पढ़ाया। फिर क्या हुआ, ये तदर्थम, इस प्रकार सह सामाजस्य, इस प्रकार उन्होंने समाज की प्रताड़नाम अपि असहत, इसलिए उन्होंने इसके लिए, ए तदर्थम इसके लिए, अर्थ शब्द जहां लगा हुआ हो उसमें के लिए का भाव आ जाता है। ए तदर्थम, एतत् अर्थम शब्द से मिलकर बना है ए तदर्थम, यानी इसके लिए सह उन्होंने समाजस्य, समाज की प्रताड़नाम, समाज की प्रताड़ना को भी, नाम से काकी के अर्थ, समाज की प्रताड़नाओं का भी असहत सहन किया, समाज की प्रताड़नाओं को भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम उसके बाद रमा अपि, उसके बाद रमा ने भी स्वमातुहु अपनी माता की संस्कृत, अपनी माता के द्वारा क्या किया, संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता की संस्कृत को संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, प्राप्त किया। किसने, रमा ने, रमा ने भी अपनी माता के द्वारा संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। काल क्रमेण, काल का अर्थ हुआ समय, क्रमेण, क्रम यानी बाद से, समय के आगे बढ़ते पर, समय के आगे बीतने पर, रमायाह पिता, रमा के जो पिता थे, विपन्न संजाता, विपन्न यानी देखिए संपन्न विपन्न, दो शब्द, संपन्न का अर्थ होता है जिसके पास खूब सारी धन संपदा हो, और वो सब विहीन हो जाए तो वो विपन्न हो जाता है, यानी धन संपदा से विहीन, यानी गरीब हो जाना। कहते हैं काल क्रमेण,
कालक्रमेण के अनुसार, कालक्रम के अनुसार, समय बीतने के अनुसार रमायाह पिता, रमा की जो पिता थे, विपन्न संजाता, विपन्न हो गए। तस्याह उसके, उनके पितरऊ, अब पितरऊ जो शब्द है माता और पिता शब्द से मिलकर बना है। पितरऊ जो शब्द होता है वो माता और पिता शब्द से मिलकर बना होता है। यहां पर हमारा एक द्वंद्व समास होता है, माता च पिता च, माता च पिता च। जब ये दोनों शब्द जब मिलते हैं, जब यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, अभी आपको पढ़ाएंगे द्वंद्व समास भी आएंगे आपके में, जब हम आपको बताएंगे कि द्वंद्व जो समास होता है उसमें चा का तो लोप हो जाता है, यानी और शब्द हट जाता है। जब और शब्द हटता है तो क्या होता है, दोनों में एक ही विभक्ति लग के उनको एक पद बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक शेष द्वंद्व एक समास होता है, जिसमें क्या होता है कि माता और पिता तो होना क्या चाहिए, माता पितरऊ, ठीक है, माता पितरऊ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता और पिता दो हैं तो इसमें द्विवचन की विभक्ति लग जाती है, और जो अंतिम पद होता है उसी की विभक्ति लगती है, यानी ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग द्विवचन की ही विभक्ति यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। लेकिन एक शेष द्वंद्व जो होता है वो क्या करता है, पिता को ही द्विवचन में लिख कर इसका भाव भी वहां पर जोड़ देता है, यानी माता पिता तो कहेंगे पितरऊ। जैसे हम कहते हैं मम्मी और पापा, तो मम्मी पापा अलग हो गए, और पेरेंट्स कह देने से अर्थ क्या निकल जाता है कि पेरेंट्स है यानी पालक है, जिसमें मम्मी और पापा दोनों होंगे, तो वही पेरेंट्स शब्द है पितरऊ। समझ गए? जैसे फादर मदर कह दो, मम्मी पापा अलग कह दो और पालक अलग कह दो तो बात अलग हुई। पालक वो नहीं, खाने वाले नहीं, पालक यानी पालने वाले, ठीक है। तो पितरऊ शब्द यानी पेरेंट्स यहाँ पे। तो हमारा पितरऊ शब्द का अर्थ क्या होगा, माता पिता। तस्याह उनके, पितरऊ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा भगिनी, भगिनी का अर्थ क्या होता है, भागने वाली नहीं, भगिनी का अर्थ होता है बहन, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, और भगिनी कौन है, बहन कैसी है, बड़ी है, तो ज्येष्ठ शब्द ज्येष्ठा बन गया, आकारांत बन गया। ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, च माता पिता और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, अकाल से पीड़ित होके, अकाल जब पढ़ते थे उस समय पे अन्न जल सबकी, अन्न की बिल्कुल इतनी कमी हो जाती थी कि भूख से पीड़ित होकर लोग क्या हो जाते थे, भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो कह रहे हैं उनके पिता अब जब गरीब हो गए थे बेचारे, जब उनके माता पिता कैसे हो गए थे, बहुत गरीब हो गए थे, तब उस समय पे दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए। कितनी कष्ट वाली मतलब बात है। सोचिए कि मतलब एक ऐसी भी स्थिति हो, किसी इंसान की ऐसी भी परिस्थिति हो कि जब उसके पास भोजन के लिए तक भी कुछ ना हो, तो उस समय पे इस अकाल की स्थिति में वो क्या हो गए, दिवंगता, दिवंगत हो गए। तदंतरम, तदंतरम का तदनंतरम उसके बाद, तत् अनंतरम उसके अनंतरम यानी बाद होता है। तदंतरम शब्द किससे मिलकर बना है, तदनंतरम, तत् अनंतरम, ठीक है। तत् में यहाँ पे एक जशत्व संधि होती है, सो ता का ये हमारा दा हो गया और दा इसमें आ में पूरा मिल गया, तो इन दोनों की जगह पे दा पूरा हमारे सामने आ जाता है। तो तदनंतरम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है तत् अनंतरम उसके बाद, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता। अब उसके बाद कौन बची, स्व यानी अपने, ज्येष्ठ भ्राता। अब देखिए ज्येष्ठ और ज्येष्ठा शब्द देख रहे हैं, ज्येष्ठ भाई के लिए यानी पुल्लिंग के लिए आया तो ज्येष्ठ शब्द लिखा, बहन के लिए लिखा तो वही ज्येष्ठा लिख दिया, है ना। तो जैसा, क्योंकि ये बड़ा शब्द क्या बता रहा था, विशेषता के, बड़ा भाई बड़ी बहन, तो विशेषण शब्द जैसा लिंग होता है वैसे ही बदल जाते हैं। पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग जैसे बदल जाते हैं, स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीलिंग जैसे हो जाते हैं। तो कहा तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनीचा दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तदनंतरम उसके बाद रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों के द्वारा ही समग्र भारतम अभ्रमत सारे भारत का भ्रमण किया, पैदल यात्रा करके, पैदल ही उन्होंने, रमा ने स्व ज्येष्ठ भ्राता, अपने, स्व का अर्थ होता है अपने, ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के, सह यानी साथ,
पदभ्याम, पद का अर्थ होता है पैर, और भ्याम यानी दोनों पैरों के द्वारा, अब पैरों के द्वारा ही तो जाएंगे, तो का पदभ्याम पैरों के द्वारा, समग्रम भारतम सारे भारत का। अब देखिए भारतम शब्द में महलंत था, तो समग्रम में भी देखिए महलंत, सारे भारत, कैसे भारत बोले, सारे भारत, सारे शब्द क्या बन गया, उसका विशेषण बन गया। समग्रम भारतम अभ्रमत, सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे, भ्रमण के क्रम में यानी भ्रमण के सामने घूमने के समय सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंची। कहाँ पहुंची, कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा, और संस्कृत की वैदुष्यता के कारण, संस्कृत उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी, अपनी माँ से उन्होंने संस्कृत सीखी थी, तो उस संस्कृत वैदुष्येण, विदुषी थी वो, संस्कृत को विदुष, विद्वान कौन होता है, विद यानी जानने वाला, विद शब्द से विद्वान बनता है, विदुषी बनता है यानी जानने वाली। संस्कृत को जानने के कारण, संस्कृत की विद्वानता के कारण, सा वे तत्र वहां पर, पंडिता और सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, संस्कृत को जानने के द्वारा, तत्र यानी वहां, वे पंडिता, उन्हें पंडिता कहा गया। पंडित अकारांत पुल्लिंग के लिए और पंडिता आकारांत स्त्रीलिंग के लिए, पंडित और पंडिता। यहाँ पे देखिए पाठ में भी पंडिता शब्द लिखा हुआ है। पंडिता सरस्वती चेति, च और इति शब्द से मिलकर बना है, और पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधिभ्याम, उपाधियों से विभूषिता, विभूषित हुई। इसी इन विभूतियों के द्वारा उन्हें क्या किया गया, इन उपाधियों के द्वारा उन्हें विभूषित किया गया। उन्हें पंडिता और सरस्वती कहा गया, संस्कृत को जानने वाली थी। तत्रैव, तत्र एव यानी तत्र शब्द, तत्रैव शब्द किससे मिलकर बना है, तत्र और एव से, दोनों ही अव्यय है हमारे पास। अव्यय हमने अपने अंत वाले, जो हमारा चतुर्थ पाठ हुआ अंत, उसके अभ्यास में सिखाए क्या होते हैं। तत्र यानी वहां, एव यानी ही, वहां ही, या फिर इसीलिए उसको हम वहीं भी कह देते हैं, वहीं, सा वहीं पर उन्होंने, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित, वेदाध्ययनम अकरोत, वेद ब्रह्म जो समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। उससे प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों के, वेद और अध्ययनम शब्द से ये मिलकर हमारा बना है। वेद अध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत किया, वहीं पर उन्होंने संस्कृत तो सीखी ही थी अपनी माँ से, वहां पर कोलकाता में उन्होंने तत्रैव वहीं पर ही ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद सा, उसके बाद उन्होंने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए क्या किया, वेदादीनीम, वेदादीनाम, वेद आदिनाम, वेदादीनाम शब्द किससे मिलकर बना है, वेद आदि नाम यानी वेद आदि के शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा, यही शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए, कृते शब्द के लिए का अर्थ बताता है, स्त्रियों के लिए वेद आदि नाम, वेद आदि के, वेद आदि शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा, यही शिक्षा शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा है, के लिए का अर्थ बताएंगे हम। वेद आदि की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ पे हम जो कठिन शब्द है उनको लिखते जा रहे हैं और साथ साथ में यहाँ पर भी लिखवा दिया है। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 शताब्दी में सा वे विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के से सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर, जो बांकीपुर एक स्थान है, न्यायालय, बांकीपुर जो न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाह किया। बांकीपुर जो न्यायालय है वहां पर उन्होंने विवाह किया। लेकिन अब इसके बाद भी देखिए संघर्ष उनका खत्म नहीं हुआ। सार्धेक वर्षात, सार्ध एक, सार्ध का मतलब होता है आधा, सार्ध का मतलब क्या होता है, आधा। लेकिन सार्ध वो भी कैसा आधा होता है, अर्ध अकेला होता है आधा, ठीक है। और सा शब्द जुड़ने से हो जाता है इसके साथ में मतलब कुछ ना, स का अर्थ होता है सहित, स और अर्ध, यानी है
अर्ध तो आधा तो है, लेकिन किसके साथ में है? एक के। सार्ध एक, एक के साथ और आधा तो कितना हो गया? डेढ़। एक के साथ आधा और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? डेढ़ बन जाएगा। तो कह रहे हैं सार्धिक वर्षात, सार्ध एक वर्षात यानी 1.5 वर्ष में ही, 1.5 साल के अनंतरम, 1.5 साल के बाद ही तस्याह पति, उनके पति दिवंगतः, उनके पति भी दिवंगत हो गए। सोचिए, माता पिता तो बचपन में ही चले गए और जब विवाह हुआ उसके बाद भी उनके उनके जो पति थे वो भी दिवंगत हो गए, यानी वो भी शांत हो गए। तदनंतरम, उसके बाद सा, उसके बाद वे पुत्रया, अपनी पुत्री के साथ, कहां पर? पुत्रया मनोरमया सह, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छता, वे अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रति आगच्छत, वापस आ गई। अपनी जन्मभूमि पहले कोलकाता में थी, वहां से फिर वे अपनी तद अनंतरम, उसके बाद सा, उसके बाद वे पुत्रया मनोरमया, पुत्री मनोरमा के साथ, सह आने से तृतीया विभक्ति लग जाती है, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छता। प्रत्यागच्छता शब्द किससे मिलकर बना है? प्रति आगच्छत, प्रत्यागच्छत आ गई, वापस आ गई। आगच्छत का अर्थ आना होता है, लेकिन प्रति यानी वापस आ गई, महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा यही चा, और सम्मान के लिए, नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए सा, वे, उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा, उन्होंने स्वमतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग जो उस समय पे गठन हुआ था, उनके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में, मैं क्यों बोल रहे हैं, एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति लगी है, नारी शिक्षा के विषय में सा, यानी उन्होंने अपना स्वमतम, अपना मत प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। यहाँ पे के लिए क्यों बोला था? सम्मानाय, चतुर्थी विभक्ति लगी थी, शिक्षा यही चतुर्थी विभक्ति दोनों में लगी थी। ये आकारांत शब्द था, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में यही लग गया था। ये सम्मान शब्द अकारांत था, तो इसीलिए में आय लग गया। सम्मान नाय, बालकाय, और शिक्षा यही, जैसे लता यही बनता है, लता लता यही बन जाता है, राम हमारा रामाय बन जाता है। तो दोनों में चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन लिंग का परिवर्तन है, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, इसलिए दोनों में अंतर हो गया। ठीक है। सा उच्च शिक्षार्थम, वे उच्च शिक्षा के लिए, अर्थम शब्द जहां लगा हुआ हो, के लिए का अर्थ बताएंगे आप। ठीक है। सा यानी वे उच्च शिक्षार्थम, ऊंची शिक्षा के लिए कहां गई? इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहां ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषय, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां पर उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म के लोग स्त्री शिक्षा के विषय में, स्त्री विषय का उत्तम विचार, स्त्रियों के विषय में जो उनके उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री के विषयों के प्रति के लिए जो उत्तम विचार थे, उनसे प्रभावित हुई, उनसे बहुत प्रभावित हुई। फिर इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा, वहां पर वे भारतस्य, भारत की जो विधवा स्त्री नाम, जो विधवा स्त्रियों थी, उनके सहायता के लिए, देखिए अर्थम शब्द आ गया इसमें, के लिए, विधवा स्त्रियों के या विधवा स्त्रियों की सहायता, काकी के का अर्थ निकलता है नाम, नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। विधवा स्त्रियों के या विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयनम,
अर्थ का संचयनम अकरोत, पैसे को का संचयन किया। वहां पर उन्होंने क्या किया, पैसे का संचयन किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर, प्रत्यागत्य शब्द किससे मिलकर बना है हमारा, प्रति आगत्य, प्रति आगत्य, आगम धातु में ल्यप प्रत्यय लग गया तो आगत्य बन गया, यानी आकर, प्रति का अर्थ वापस। भारतम प्रत्यागत, बोले भारत वापस आकर, मुंबई नगरे सा, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां, निस्सहाय जो स्त्रियों थी, निवसंती, इसमें निस्सहाय जो स्त्रियां थी वो रहती थी। उस सदन में उन्होंने क्या किया, भारत वापस आकर पहले उन्होंने अर्थ का संचयन किया। अर्थ का अर्थ वो नहीं होता मीनिंग, अर्थ का अर्थ पैसा भी होता है, पैसे का संचयन किया। उसके बाद भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में, मैं का अर्थ क्यों बता रहे हैं समझ जाइए। निस्सहाय स्त्रियां रहती थी, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, ऐसी स्त्रियां। निस्सहाय का अर्थ क्या होता है, बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं हो। तत्र, वहां पर, स्त्रियः, वहां पर जो स्त्रियां थी, मुद्रण यानी छपाई, टंकण टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें, और वहां पर रहती हैं अकेली नहीं थी, वहां पर क्या होता था, उन्हें छपाई करवाना, टंकन टाइपिंग करवाना, काष्ठ कला यानी लकड़ियों की कला, अब जो कोई नहीं कर सकता है तो उसको लकड़ियों की कलाकारी सिखाए। शिक्षण प्रशिक्षण, उसका प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण शब्द में अपि जोड़ दिया तो भी का अर्थ निकल आया। प्रशिक्षणम अपि, अपि का अर्थ होता है भी, प्रशिक्षण को भी लभन्ते, इसमें प्राप्त करती थी वे स्त्री। तत्र, वहां पर स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच, दीनाम काष्ठ कलादीनाम उच्च। अब आप कहेंगे माँ कहाँ गया, यहाँ पर भी एक हमारी व्यंजन संधि का नियम लग जाता है, जिसमें हमारा जो माँ होता है पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सिखा देंगे आपको भी, अनुनासिक संधि होती है। तो यहाँ पर माँ हलंत था, लेकिन आगे आने वाले चा की वजह से, चा के ही पंचम वर्ण या में ये माँ परिवर्तित हो गया, तो ये अनुनासिक संधि होती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गंगा, तो ये हमारा अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाता है, ये वाले इंगा में। क्यों, क्योंकि पीछे आने वाला जो शब्द है क ख ग घ था, तो इसी का पंचम वर्ण वो बदल जाता है। तो ये भी अनुनासिक संधि आपको हम सिखा देंगे। तो क्या लिखा है, काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें वहां पर स्त्रियां ये सब चीजें भी प्राप्त करती थी। परम, लेकिन इदम सदनम, इस सदन को, पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य, उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था का या को तया स्थापितम, उन्होंने स्थापित किया। अत्र, आज, अत्र यानी यहाँ, अधुना अपि, अत्र यहाँ पर आज भी निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ पर कौन सा गांव है, केडगांव में मुक्ति मिशन नाम की जो संस्था है। अत्र यहाँ पर अधुना यानी आज, अपि यानी भी, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियां जो बिना आश्रय की, निराश्रित का अर्थ क्या हुआ था, निराश्रित शब्द से मिलकर बना है, जिसका निर का अर्थ हुआ नहीं और आश्रय का अर्थ हुआ जिसका कोई भी सहारा ना हो, निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम, सम्मान के साथ, स शब्द जोड़ने से साथ का अर्थ निकल आता है, ससम्मानम, सम्मान के साथ, जीवनम याप्यन्ति, जीवन का यापन करती हैं आज भी। इसके बाद 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया, यानी 1922 शताब्दी में
1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदया का की हमने क्यों बोला, का क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे महोदया शब्द में यह यानी षष्ठी विभक्ति लगी थी, यानी रमाबाई महोदय का निधनम अवत, निधन हो गया। सा वे देश विदेशानाम, देश विदेशों की अनेकाशु भाषाओं, देश विदेशा नाम यानी देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत, क्योंकि देश विदेश में भी उन्होंने पढ़ाई की, इंग्लैंड में भी की, अमेरिका में भी गई, तो वहाँ देश विदेशा नाम, देश विदेशों की। अब काकी के का क्यों बोला, काकी के की का अर्थ क्यों निकाला, क्योंकि नाम लगा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। देश विदेशों की अनेकाशु भाषाशु, अनेकों भाषाओं में। अब मैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सु जो लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह लगा है, सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय लगा है, तो मैं ऊपर का आएगा यहाँ पे। अनेकासु भाषासु, अनेकों भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। कहते हैं समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि, समाज क्षेत्र जो समाज सेवा थी उसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, लेखन क्षेत्र में भी तस्याह महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, उन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याह प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, ऐसी उनकी प्रसिद्ध द्वयम यानी दो रचना वर्तते, उनकी दो रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं उनकी दो रचनाएं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उन्होंने दो रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आता है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। जब आपको पद शब्द लिखा हुआ हो, अच्छा पद शब्द का अर्थ क्या होता है, हम कहते हैं एक शब्द में उत्तर है, एक पद को हम शब्द समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहीं पे हम आपको उदाहरण दे देते हैं कि बालक लिखा हुआ है वो है शब्द, और उसमें जब विभक्ति लग गई और वो बन गया बालकम या बालकह, तो ये हमारा बन गया पद। ठीक है, जब विभक्ति लग जाती है किसी शब्द में तब वो पद बन जाता है, और यहाँ पे जो आपको उत्तर देने हैं वो पद में देने हैं, शब्द में नहीं देने हैं। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें विभक्तियां सही लगानी पड़ेंगी, जिसमें कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि प्रश्न में हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किस विभक्ति की ओर इशारा कर रहा है, वो कौन सी विभक्ति का लगा हुआ है, किस वचन का लगा हुआ है। जिस विभक्ति और वचन का हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी विभक्ति, ये जो जैसे लिखा है का, तो का शब्द का हम क्या पहचानेंगे, विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन पहचान जाने से लिंग विभक्ति वचन पहचाना जाता है पहले तो, क्योंकि ये तो हमें ये भी बता देता है कि आपको किस लिंग में, किस विभक्ति और किस वचन में आपको उत्तर बनाना है। स्त्रीलिंग का उत्तर आएगा आपका, पुल्लिंग का आएगा या नपुंसक लिंग का आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है पंडिता सरस्वती इति, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम। पंडिता और जो सरस्वती दोनों उपाधियों को का विभूषिता, उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी, किसको विभूषित किया गया था, तो का शब्द कह रहा है, क्योंकि अगर शब्द रूपों में आप जाएंगे तो स्त्रीलिंग के, किम शब्द के स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति की लाइन देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो शब्द बनता है किम का रूप वो बनता है का, द्विवचन में बनता है के और बहुवचन में बनता है का। तो जैसे बालिका के कहीं लिखा हुआ हो उसके स्थान पर हम लिख देते हैं का। ये प्रश्न निर्माण करवाने में हमने सिखाया है। तो यहाँ पे जो का शब्द है इसका अर्थ है कौन, और वो भी क्या कह रहा है कि का कह रहा है कि उत्तर तो आएगा वो स्त्रीलिंग में आएगा और आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का आना चाहिए, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप किम का लिखा हुआ है। ये किसका रूप है, किम का। किम शब्द में स्त्रीलिंग में आप इसके रूप देखेंगे तब प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है का, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, क्या या कौन या किसने। ठीक है, तो कहते हैं
कि पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से कौन विभूषित हुई, कौन हुई, तो कहेंगे रमाबाई। तो अब उनका हमें नाम लिखना है सिर्फ। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम जब ईकारांत शब्द का नाम लिखते हैं तो उसमें हम कोई विभक्ति नहीं लगाते हैं, सीधा का सीधा नाम लिख दिया जैसे है। जैसे नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप देखेंगे तो नदी नदी रहता है, बालिका बालिका रहता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, इसीलिए यहाँ पे हमें का के स्थान पे सिर्फ उनका नाम लिख दिया। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, इन उपाधियों से रमाबाई विभूषित हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक पद का उत्तर बन गया। केवल आप रमाबाई लिख देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा, एक पद का उत्तर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको वाक्य में लिखना है तो और अच्छे से बना के आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि का के स्थान पर रमाबाई लिख के बाकी का पूरा वाक्य आप प्रश्न में से लिख सकते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, कहां से प्राप्त की थी रमा ने, अपनी माता से। तो अब कुतः यानी कहां से, तो हम यहां पे लिख देंगे स्वमातुः, अपनी माता से। रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। ठीक है, ये आपका एक पद का उत्तर बन गया। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, किसके साथ विवाह किया, केन यानी किसके साथ। अब जो एन शब्द कह रहा है कि जो उत्तर आएगा वो पुल्लिंग का बनेगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का आएगा, तो हम क्या कहेंगे, विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास शब्द में भी एन लगा दिया, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बना दिया, तो केन के स्थान पे लिख दिया विपिन बिहारी दासेन। और फिर अगर पूरा वाक्य बनाना है तो बस इतना प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे हमें उत्तरवाची शब्द लिख देना होता है और वाक्य पूरा वहीं का वहीं मिल जाता है प्रश्न में से ही। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत, एक पदेन उत्तर बन गया आपके। पद का अर्थ यही होता है कि विपिन बिहारी दास शब्द बन रहा था उसका उत्तर, लेकिन उसको पद बनाना था तो हमें वही तृतीया विभक्ति लगानी पड़ी जो उसके प्रश्नवाचक शब्द में लगी हुई थी। कासाम शिक्षा यही, किन की, अब देखिए कासाम, कासाम कहाँ आता है, बोले केशाम और कासाम, ये किम के शब्द रूप हैं। केशाम बनता है पुरलिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन के लिए, कासाम बनता है स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी किन के या किसकी शिक्षा यही, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कासाम शिक्षा यही, किसकी शिक्षा के लिए, आप कहेंगे नारी नाम, नारियों की, काकी की का बोध करवाना है, बहुवचन नारी एक नहीं थी, बहुत सारी थी, इसीलिए नारी शब्द में षष्ठी विभक्ति तो लगाई लेकिन बहुवचन का रूप लगाया नारी नाम, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन था प्रश्नवाचक शब्द में, तो उत्तर में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाई, नारी शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप नारी नाम बना दिया। नारी नाम शिक्षा यही रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र अगच्छत, कहाँ गई, कहाँ गई थी, तो हम कहेंगे इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को गई अगच्छत। बस आपका कुत्र हो गया, कुत्र के स्थान पे इंग्लैंड देशम हो गया। ठीक है, रमाबाई कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश में गई थी। ठीक है, तो ये आपके एक पद के उत्तर बन गए। अच्छा, अब आया रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम, वही चीज जो अभी हमने प्रश्न में का आपको उत्तर बनाना सिखाया है, उत्तर से प्रश्न बनाना भी वही तरीका होता है कि जो रेखांकित शब्द होता है उसमें लिंग विभक्ति वचन पहचानते हैं और जो लिंग विभक्ति वचन हमारे जो रेखांकित शब्द में होते हैं उसी विभक्ति का, उसी वचन का, किम का यहाँ पे हम रूप रख देते हैं। जैसे ये लिखा है रमायाह, अब रमायाह शब्द, रमा शब्द आकारांत शब्द हो गया, इसमें अगर षष्ठी विभक्ति जब एक वचन का रूप बनाते हैं तो उसमें याह लग जाता है। जैसे राम में षष्ठी विभक्ति लगाते तो राम तो रामस्य बन जाता है, लेकिन रमा रमायाह बन जाता है। तो इसकी विभक्ति पहचानेंगे, ये कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन इसमें लगी हुई है और ये रमा शब्द है कैसा, स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हमें करना क्या है, हमें किम के
स्त्रीलिंग के शब्द रूप में चले जाना है और उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप को उठा के रमाया के स्थान पे लगा देना है। तो किम जैसे रमा बनाया है रमायाह, तो किम भी बन जाता है कस्याह। जैसे रामस्य के स्थान पे आ जाता है क्या, कस्य, तो रमायाह के स्थान पे आ जाएगा हमारा कस्याह। यहाँ पे यह अकेला होता है, साधारण या होता है, तो इसलिए रामस्य, तो ये कस्य बन जाता है। यहाँ रमाया होता है तो ये भी हमारा कस्याह हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद भी रखी जा सकती हैं चीजें, ठीक है ना, थोड़े से लिंक करके। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन थी स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग वाला षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याह लगा दिया। और लीजिए हो गया प्रश्न का निर्माण। शब्द रूप शब्द रूप शब्द रूप, बार बार इसी बात को कह रहे हैं, अगर कर लिए तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी, कोई चीज कठिन नहीं रह जाएगी संस्कृत में। अब ये लिखा है आपका पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें रेखांकित शब्द को पकड़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, पत्युः मरणानंतरम, यानी मरण के अनंतरम, मतलब उनकी मृत्यु के बाद। अब ये लिखा है पत्युः। अब पत्युः शब्द क्या है, बोले पति शब्द, पति अगर शब्द रूप आप देखेंगे तो उसकी षष्ठी विभक्ति में पति जो है होता है शब्द रूप मति, पति, इनके आप षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप देखेंगे तो पति शब्द बन जाता है पत्युः। तो यहाँ पर जब पति शब्द कैसा है, पुल्लिंगवाची है और उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखा हुआ है, तो हमें कहाँ जाना है, किम के शब्द रूप में जाएंगे, वो भी कौन से वाले, पुल्लिंग वाले। पुल्लिंग वाले शब्द रूपों में जाएंगे किम के, और उसमें भी हम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप इसमें से कस्य उसके स्थान पर लिख देंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप हमारा बनता है कस्य। जैसे बाल कस्य, तो बाल हटा दीजिए बना कस्य। बालक की याद कर लिए तो किम की याद हो जाएंगे। हम बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाल हटा देंगे उसमें से, बालक में से बाल हटा देंगे, कस्य बचेगा। हम समझ जाएंगे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो हमारा किम का शब्द रूप कैसा बनता है, बालक जैसा ही बनता है। बस बाल हटाएंगे तो कस्य रह जाएगा उसका, तो किम का आपको शब्द रूप भी याद आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब ऐसे लिखा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। अब क्या लिखा है, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में। अच्छा, जहां पर हमारे पास ये पहले विभक्ति पहचानिए, मुंबई नगर है, शहर का नाम है, ठीक है, नपुंसक लिंगवाची है। नगर शब्द कैसा होता है, बोले नपुंसक लिंगवाची होता है, एक ही मात्रा लगी है अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। अच्छा, सप्तमी विभक्ति है इसलिए हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की बात नहीं की, पूछी क्यों, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के जो किम के शब्द रूप होते हैं वो तृतीया से सप्तमी तक समान होते हैं। और केवल किम के ही नहीं, बालक और फल के देख लीजिए, दोनों अकारांत शब्द रूपों को भी देखेंगे तो आप बालक और फल के अकारांत शब्द रूपों को देखिए तो तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मुंबई नगरे, अर्थात इसमें क्या लगा हुआ है, स्त्रीलिंग तो है नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंगवाची शब्द में यम लगा होता है, बालिका यम सप्तमी विभक्ति में, लेकिन यहाँ ये हमारा नपुंसक लिंग शब्द है जिसमें कि सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। अब हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन के स्थान पर या तो हमारे पास होता है कस्मिन शब्द, किसके लिए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए। पुल्लिंग और नपुंसक लिंगवाची शब्द अगर रेखांकित लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति उसमें एक वचन है, तो उसके लिए एक हमारा शब्द आता है कस्मिन। और अगर कस्मिन नहीं लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि अब आप कहेंगे कि कस्मिन क्यों नहीं लगाए, हम कुत्र क्यों लगाएं, तो उसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये आपको आप बता रहे हैं सप्तमी विभक्ति, क्या कह रहे हैं, सप्तमी विभक्ति। अच्छा, सप्तमी जो विभक्ति होती है वो किस कारक में लगाई जाती है, अधिकरण कारक में। किस कारक में लगाई जाती है, अधिकरण कारक में। कारक पढ़े हैं आपने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने वाला संबंध काकी के और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो अधिकरण के चिन्ह कौन से होते हैं, में या पर, जो कि किसी ना किसी स्थान को बताते हैं कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं।
ठीक है। तो मैं का अर्थ पर, बैठने का अर्थ मतलब किसी स्थान की तो बात हुई। पर कहे मैं चटाई पर सोता हूं, मैं पलंग पर सोता हूं, मैं नीचे बैठता हूं, मैं ऊपर बैठता हूं। तो पर शब्द ने क्या बताया, किसी ना किसी स्थान को बताया कि आपकी बैठने की क्रिया, सोने की क्रिया कहां पर हो रही है, उस स्थान की बात बता रहे हैं। अब जबकि आज स्थान जो है वो हमारा अधिकरण कारक बन रहा है, तो स्थान के लिए हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द होता है जिसको कहते हैं कुत्र। क्या होता है, कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहां। क्या होता है, कहां, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग। तो जो वेयर शब्द होता है जो कहां का अर्थ बताता है, उसी को हम संस्कृत में कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कुत्र। ये एक अव्यय होता है। अव्यय शब्द ऐसा होता है यानी ये इसके रूप को ही नहीं बदलेंगे। जैसे सप्तमी विभक्ति में नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के लिए कस्मिन लगा देते हैं और स्त्रीलिंग के लिए कस्याम लगा देते हैं, है ना। तो अलग अलग रूप हो गए कि नहीं हो गए सप्तमी विभक्ति के। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कुत्र शब्द है वो इतना अच्छा है कि स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा उसके लिए भी कुत्र आ जाएगा, नपुंसकलिंगवाची होगा तो उसके लिए भी आ जाएगा, और पुल्लिंगवाची होगा तो उसके लिए भी आ जाएगा। तो कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, क्योंकि आधार और अधिकरण, स्थान क्या होता है, किसी ना किसी रहने का, बैठने का, सोने का आधार बनता है। आधारो अधिकरणम, आधार में अधिकरण होता है, और अधिकरण सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो अधिकरण कारक के स्थान पे हमें सप्तमी विभक्ति का लगा देना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक ये जो कुत्र शब्द होता है, कुत्र जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है वो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर आ जाता है। और ये उत्तर के लिए भी लागू होता है कि कुत्र जहां पर लिखा हो उसके स्थान पर जब आप उत्तर लिख रहे होंगे तो उस उत्तर में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुंबई नगर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन है। तो बस हमें क्या करना है, उस स्थान के स्थान पे, उस स्थान पे हमें कुत्र लगा देना है। मुंबई नगरी के स्थान पे कुत्र लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या निकल आएगा कि रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित। अच्छा, ये यहाँ पे लिखिए, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो उसका हमारा प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। तो जो कहाँ शब्द है वो कुत्र से बनता है। तो जहां कोई भी स्थानवाची शब्द होगा उसके स्थान पे आप कुत्र लगा दीजिए, प्रश्न निर्माण में आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक जो चीज है वो हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जो हमारे एक पदी प्रश्नोत्तर थी उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुत्र पूछा गया था, और कुत्र के स्थान पे जब आपने इंग्लैंड देश लिखा तो उसमें याद रखिएगा, अब अभी कुछ बच्चे जो अभी हमने प्रश्न निर्माण सिखाया उसमें हमने कहा कि कुत्र के स्थान पे सप्तमी विभक्ति आना चाहिए। तो यहां पर आपको ये चीज मन में क्वेश्चन कर सकती है, ये चीज आपको प्रश्न कर सकती है मन में कि कुत्र के स्थान पे अगर सप्तमी विभक्ति आती है तो मैम ने यहाँ पर कुत्र के स्थान पे इंग्लैंड देशम क्यों लिखवाया, देश क्यों नहीं लिखवाया। आया प्रश्न, निकल के आया कि नहीं। ये चीज हमें तुरंत हमने कहा कि कुत्र के स्थान पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे कि यहाँ देश होना चाहिए, देशम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैम ने कहा था कि कुत्र के स्थान पर हमारा क्या आती है, सप्तमी विभक्ति युक्त उत्तर आता है। लेकिन यहाँ तो द्वितीया लगी हुई है, तो इसको क्यों ऐसा आया। तो उसका कारण ये है कि इसके साथ में हमारी गच्छ धातु लगी हुई है। अंत में जो हमारी क्रिया लगी हुई है वो कौन सी है, गच्छ लगी हुई है। और एक हमारा अभी जो आप कारक हम आपको सिखाएंगे उसमें पहले नंबर का कारक होता है कर्ता, और दूसरे नंबर का जो कारक होता है उसको कहते हैं कर्म। और कर्मणि द्वितीया, कर्म में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है, द्वितीया। लेकिन ये द्वितीय विभक्ति और भी बहुत सारे नियम होते हैं जहां जहां पे कर्म ना होने पर भी उसको कर्म बना दिया जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी जाती है। तो उन्हीं में से एक इसका सूत्र होता है गत्यर्थे, गत्यर्थे द्वितीया। इसकी का एक सूत्र होता है जहां द्वितीय विभक्ति कहां कहां लगाई, कर्मणि द्वितीया, कर्म में तो द्वितीय लगानी ही है, लेकिन गत्यर्थे द्वितीया, जाने के अर्थ में भी द्वितीय लगाइएगा कि जहां जा रहे हो। विद्यालयम गच्छति,
विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय को जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। अब हम कहेंगे हम विद्यालय में जा रहे हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं। अब विद्यालय में मैं तो कहा, मैं के हिसाब से सप्तमी विभक्ति आ जानी चाहिए, लेकिन जो जाने की अर्थ है गत्यर्थी गम धातु कहती है कि जाने की जहां बात हो रही हो, गम धातु जहां हो, गच्छ जहां लिखा हुआ हो, वहां पर जहां जाया जा रहा हो वहां द्वितीया लगाना। तो इस सूत्र की वजह से यहां पर इंग्लैंड देश शब्द नहीं आया, देशम आया। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बस ये चीज हमें बतानी थी। तो बाकी की कुत्र कहीं पर होगा जहां अगर गच्छ धातु नहीं है वहां पर आप सीधा सप्तमी विभक्ति युक्त ही उत्तर लगाइएगा। ठीक है, अच्छा, विभक्तियों के बारे में हम क्यों बताते जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से आप सही उत्तर बनाना सीखेंगे। रटना तो अपन को नहीं है, कितने भी रट लो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपन कितने भी रट लो। अब तो आगे चल के 9th-10th में पैटर्न कैसा हो जाता है कि आपको ये प्रश्न उत्तर इनमें से तो पूछे ही नहीं जाते हैं, आपको क्या दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसी में से प्रश्न बना देते हैं, फिर आप उत्तर दीजिए। तो हमें तरीका सीखना है कि हम उत्तर किस प्रकार से दें। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अब यहाँ लिखा हुआ है महोदयायाः। अब सब चीजें क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि हमें रेखांकित शब्द को पकड़ के उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण हो जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है महोदयायाः। अब याह शब्द कहाँ आता है भाई, महोदया से ये तो समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप में हमें जाना है। अब महोदया याह, याह कहाँ लगाते हैं, तो षष्ठी विभक्ति पर आ जाइए। किसके पे आ जाइए, बालिका के शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति पे आ जाइए। तो षष्ठी विभक्ति में उसका रूप बनता है बालिका याह, बालिका याह। तो जो याह लगता है वो कहाँ लगता है, स्त्रीलिंगवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति में एक वचन में लगता है। पंचमी में भी हालांकि लगता है, पंचमी में भी, पंचमी और षष्ठी के दोनों के एक जैसे रूप बनते हैं। तो हमें करना क्या है, बोले हमें करना ये है, क्योंकि अब यहाँ पे पंचमी का अर्थ क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं 1922 ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी शताब्दी की ईस्वी में आपकी रमाबाई महोदया का निधन हुआ। अब यहाँ पे निधन हुआ तो का अर्थ होता है से, नहीं आ रहा है यहाँ पे अर्थ में, इसीलिए हम कौन सा लगाएंगे, इसमें षष्ठी विभक्ति वाला एक वचन का स्त्रीलिंग शब्द में किम का रूप लगा देंगे। तो किम के शब्द रूप हम देखेंगे जब षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो जैसे हमारी क्या बन जाती है बालिकायाः, तो ऐसे ही कस्य नपुंसक लिंग और पुरलिंग के लिए तो कस्य लगा देते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में, लेकिन स्त्रीलिंग में हम क्या लगाते हैं कस्याः, क्योंकि बालिकायाः, बालिका शब्द में भी याह लगा दिया जाता है, तो ऐसे ही कस्य में भी कस्याः कर दिया जाता है उसको। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का कस्याः रूप हम महोदयायाः के स्थान पे लगा देंगे। ठीक है, अब लिखा है स्त्रियः, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते इस्म, यानी स्त्रियां शिक्षा को प्राप्त करती थी, स्त्रियां शिक्षाओं को प्राप्त करती थी। अब यहाँ पे स्त्री शब्द का, स्त्री कैसा हुआ, ईकारांत शब्द हुआ, नदी जैसे इसके रूप बने हैं। अब स्त्री शब्द का कैसा, जैसे नदी शब्द बन जाता है नद्यः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, नदी नद्यौ नद्यः। हमारा शब्द रूप अगर देखें नदी के ईकारांत शब्द के देखें, तो ईकारांत में ऐसे ही स्त्री शब्द के भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनता है वो बनता है स्त्रियः। क्या बनता है, स्त्रियः। तो अब हमने जबकि देखा कि ये स्त्रियः शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और भाई स्त्री शब्द से तो हमें पता चल ही रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो हमें करना क्या है, किम के शब्द रूपों में जाना है, और वो भी कौन से, स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में जाके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाला रूप उठा के इसके स्थान पर रख देंगे। तो जैसे कि हम जैसे ही अब किम के शब्द रूपों में स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या बनता है प्रथमा विभक्ति में, का, के, काह, क्या बन जाता है, काह। एक स्त्री होती तो हम लिखते का, दो स्त्रियां होती तो लिखते हम के, और बहुत सारी स्त्रियां हैं इसीलिए हमने लिखा उसमें काह। ठीक है, जैसा कि हमने बालिका के लिए बोला है कि बालिका के शब्द रूप कर लीजिए तो किम के याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे देखिए प्रथमा विभक्ति में बालिका के रूप कैसे बनते हैं, बालिका, बालिके और बालिकाः।
ठीक है, तो किम के भी जो स्त्रीलिंग के शब्द रूप बनते हैं वो बस बाली हटा दीजिए तो बन जाता है का, के और काह। बस देखिए बिल्कुल समान बन जाते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बालिका के अगर याद कर लिए तो इसके भी आपको याद हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा। अब ऐसे ध्यान करिएगा कि इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में हमें बालिका का याद है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का उसका रूप याद रख लीजिए। तो बालिका, बालिके, बालिकाह, तो बाली हटा दीजिए, बचा क्या, काह, तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हमें याद भी रहेगा, है ना। थोड़ा सा हम ये सारी चीजें बस थोड़ी प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि फिर हमारा दिमाग तुरंत काम करने लगा। अच्छा, बालिका शब्द जैसा स्त्रीलिंग का बनना है तो स्त्रीलिंग के शब्द रूपों में जाना है किम में, तो हमें बालिका की थोड़ी सी टेबल याद रख लीजिए। तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है बालिका का, बालिका, बालिके, बालिका। आपने इस तरह से याद रखा तो आप सोचेंगे कि जब बाली हटा दो तो बचा क्या, उसमें से काह, तो वही किम का भी बहुवचन का रूप बन जाएगा। तो ऐसी जो छोटी सी ट्रिक होती है जिनसे कि हमें याद रह जाती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। तो पता है ये प्रश्न निर्माण के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि दो चीजें याद रख लीजिए, बालक और बालिका के शब्द रूप याद कर लीजिए, उनसे आपको किम के भी याद हो जाएंगे। आधे प्रश्न निर्माण करना आप ऐसे ही जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। अब आगे लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। अब यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने कि एक पद में लिखना है या आपको एक वाक्य में लिखना है। जब एक पद की कंडीशन उन्होंने नहीं दी है तब आपको उसको वाक्य में ही लिखना है। तो लिखा है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किसके लिए, जहां हमने बोला है कि अर्थ शब्द पीछे लिखा हुआ हो तो समझ जाएगा कि उसमें के लिए का हमें भाव लगाना है, के लिए का अर्थ बनाना है। कहते हैं रमाबाई किस लिए या किसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, किसके लिए आंदोलन आरंभ करती है, किसके लिए प्रारंभ करती हैं। तो वहां लिखेंगे हम रमाबाई बालिकानाम स्त्रीणाम च कृते। किस किस के लिए, बोले बालिकानाम स्त्रीणाम च कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। बालिकाओं की और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि कस्य, वेद शास्त्र आदि के शिक्षा के लिए। अब के लिए का अर्थ क्वेश्चन बता रहा था कि किमर्थम में के लिए का भाव है तो उत्तर में के लिए का आएगा, तो इसलिए शिक्षा शब्द में शिक्षा यही उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप लिख दिया, शिक्षा यही, शिक्षा के लिए। किनकी, लड़कियों की और स्त्रियों के लिए, लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, बालिकाओं की। और अब देखिए यहाँ पे के लिए का अर्थ अगर यहाँ पे कृत्य शब्द ना लगाते तो यहाँ पर हमारा बालिका और स्त्रीनाम शब्द, बालिका यही, स्त्री यही, इस तरह के हम रूप बनाते। अब कौन से, चतुर्थी विभक्ति वाले बनाते, लेकिन ये जो कृत्य शब्द है इसने अपने आप में चतुर्थी विभक्ति का रूप ले लिया। कृत्य का अर्थ हुआ के लिए, ठीक है। अर्थ शब्द कृत्य, तो यहाँ पर जैसे ही ये अर्थ शब्द लगा दे, कृत्य शब्द लगा दे, इनसे क्या है, के लिए का अर्थ निकल आता है कि लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए, लड़कियों और स्त्रियों के लिए बालिकानाम च स्त्रीणाम कृते, बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की, संस्कृत में का की के का भाव लगाना है इसलिए स्य लगा दिया, षष्ठी विभक्ति लगा दी, संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि कस्य, वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए। अब के लिए का भाव लगाना था इसलिए शिक्षा में चतुर्थी विभक्ति लगा दी और आंदोलनम प्रारब्धवती, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है निस्सहायाः यानी निस्सहाय स्त्रियः, निस्सहाय स्त्रियों की आश्रम में किम लभन्ते, इसमें क्या प्राप्त करती थी। निस्सहाय जो स्त्रियां हैं, निस्सहायाः, निस्सहाया यह अगर होता उसमें षष्ठी लगी होती तो काकी के अर्थ बनाते, उसमें लिखा है निस्सहायाः यानी निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में किम लभन्ते, इसमें क्या प्राप्त करती थी। तो आप कहेंगे किम के स्थान पे आपको पहले तो आप लिखेंगे निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे लभन्ते इसम। अब
या तो आप इस प्रकार से लभंते इस्म लगा दीजिए और डैश लगा के लिख दीजिए मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला आदि नाम च। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो क्या करेंगे आप यहां से किम के स्थान पे ये सारी चीजें लिख देंगे कि क्या क्या प्राप्त करती थी। तो आप लिखेंगे निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षणम। मुद्रण, टंकन और काष्ठ कला आदि और कहां से आया, यहां से आया है। यहां का और पीछे चाप बाद में लिख दिया जाता है। मुद्रण, टंकन और काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षणम का प्रशिक्षण लभंते इसमें प्राप्त करती थी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, किम के स्थान पे इन चीजों को लिख देना है। किस किस को, मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादि नाम चा प्रशिक्षणम, ये लिख देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है कस्मिन विषय, किस विषय में रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, तो आप कहेंगे लेखन क्षेत्रे। लेखन क्षेत्र में भी पता है था, लेखन क्षेत्र विषय। अच्छा, अलग अलग इसमें अगर डैश लगाकर ना लिखते इसको, तब हमें लेखन क्षेत्र विषय पूरा लिखना पड़ता। लेकिन लेखन क्षेत्र के साथ में ये डैश लगा के विषय शब्द कौन सा जोड़ दिया इसमें, सप्तमी विभक्ति वाला, तो ये एक पूरा पद बन गया। लेखन क्षेत्र विषय ये एक पूरा पद बन गया। इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसलिए फिर इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कस्मिन हमारा सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द है। तो उत्तर भी हमारा क्या आएगा, सप्तमी विभक्ति वाला आएगा। तो लिखा हुआ है लेखन क्षेत्र। अगर विषय नहीं लिखते तो हम केवल अकेला लिख देते लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयाय योगदानम अस्ति, ऐसा लिख देते। लेकिन विषय शब्द उसमें जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे कि लेखन क्षेत्र के साथ में डैश लगा के विषय लिख देंगे, तो ये इस सप्तमी विभक्ति, ये पूरे पद की विभक्ति बन जाएगी। ठीक है। तो लेखन क्षेत्र में अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन, किन के द्वारा, कहते हैं किन के द्वारा, केन रचना द्वयेन, किन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई की प्रशंसा हुई। तो बताएंगे स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति। अब केन के स्थान पे आप क्या करेंगे, किन दोनों रचनाओं के द्वारा, की द्वारा का अर्थ निकल रहा है, तो आप इन दोनों के नाम लिख देंगे, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इति, इति की कोई भी जैसे रचना या कुछ लगाते हैं तो इति एक जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है समाप्ति सूचक, बता देते हैं कि ये दोनों ही हैं बस, है ना, इधर तक मतलब ये चीज समाप्त। दो रचनाएं जो पूछी गई है वो यहाँ पे इनके नाम खत्म हो गए हैं। तो कह दिया स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दोनों रचनाओं के द्वारा, इन शब्द, यह शब्द का भी अर्थ निकालता है इति, इन दोनों रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा हुई। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। ठीक है। चौथे प्रश्न हमारा जो है लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, अधोलिखिता नाम पदानाम। अधोलिखित, अधा शब्द हमने बताया था, अधः का अर्थ क्या होता है, नीचे। तो कहते हैं अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए का, किनका, पदों का, पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार पद परिचयम लिखत, पद परिचय लिखिए कि ये जो पद लिखे हैं, पिता, शिक्षायै, कन्याः, नारीणाम मनोरमया, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनके आपको क्या बताना है, इनका परिचय बताना है कि इसका मूल शब्द क्या है, इनका लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन क्या है। तो पहला लिखा हुआ है पिता। अब पिता शब्द से आपको सबसे पहले ये तो ज्ञान हो गया होगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम कहेंगे पिता शब्द पुल्लिंग होता है। अच्छा, मूल शब्द क्या होता है, जिसमें कि फिर विभक्तियां लगा के उनको रूप बना दिया जाता है, तो मूल शब्द होता है पितृ। क्या होता है, पितृ। ठीक है। पितृ जो शब्द होता है, अब पितृ शब्द में पिता कब बनता है, जब उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है पितृ का पिता, मातृ का माता, भ्रातृ का भ्राता,
नेत्र का नेता, श्रोत्र का श्रोता। तो ये जो ऋकारांत जो शब्द होते हैं वो जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में उनका रूप बनता है तो वो कैसा, मूल रूप बड़े आ की मात्रा में आ जाता है, री की मात्रा गायब हो जाती है। तो पितृ बन गया पिता। तो वो कैसा लिंग है, बोले पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है शिक्षा यई। क्या लिखा है, यई। अब शिक्षा, अब कैसा हुआ, शिक्षा शब्द आकारांत हो गया, बढ़िया से अंत हो रहा है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आकारांत शब्द कैसे होते हैं, प्राय सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो कहते हैं शिक्षा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। शिक्षा, मूल शब्द पे जाइए तो मूल शब्द है शिक्षा, इसका बढ़िया की मात्रा से अंत हो रहा है, आकारांत है, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अब इसमें यही जो लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग में कहाँ आता है, तो बालिका के अगर शब्द रूप, हम बार बार कहते हैं कि शब्द रूप याद कर लीजिए, वो इसीलिए बालिका का चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप आप याद देखेंगे तो उसमें बनता है बालिका यही, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो ऐसे ही शिक्षा में भी यही लगा हुआ है जो कह रहा है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। ठीक है, अब लिखा है कन्या। अब बढ़िया की मात्रा और विसर्ग, कन्या शब्द इसका मूल शब्द है, कन्या मूल शब्द है। मूल शब्द में कन्या विसर्ग कहाँ आए, तो आप बालिका शब्द के देखिए रूप, कहाँ जाएंगे, बालिका पे जाइए। तो बालिका शब्द रूप में आप बालिका, बालिके, बालिकाह और बालिकाम, आप क्या कहेंगे, बालिकाम, बालिके और बालिकाह। तो आपने देखा कि विसर्ग बालिका में दोनों जगह विसर्ग कहाँ पर आए, बहुवचन में आए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में देखें तो मूल शब्द आकारांत शब्द में विसर्ग कब आते हैं, प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में। तो वही यहाँ पे हुआ है कि कन्या एक तो स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो हमें पता ही है भाई। कन्या क्या होती है, लड़के होते हैं क्या, पुरलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, नहीं स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। इसके बाद कहेंगे विभक्ति कौन सी लगी है, तो हम बताएंगे कि जैसे बालिका, बालिके, बालिकाह और बालिकाम, बालिके, बालिकाह। तो बालिकाह यानी विसर्ग हमने देखा आकारांत में, वो तो कहाँ आया, प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में आया, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। सारा खेल जो चल रहा है शब्द रूपों का चल रहा है और कुछ नहीं। अब लिखा है नारी नाम। क्या लिखा है, नारी नाम। नाम, नाम, आम कहाँ आता है, ये बताया हमने षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम, नाम। और शु कहाँ आता है, सप्तमी विभक्ति में आता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे आपके, ये सारी चीजें सरल हो जाएंगी। नारी नाम, अब नारी शब्द से आपको पता चल रहा है कि नारी इसका मूल रूप है, उसमें नाम लगा दिया है। नाम कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। और नारी है कौन, पुरलिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हमने उसका रूप लिख दिया, बन गए। कौन सी बड़ी बात है इसमें, रटना नहीं समझ के करना। मनोरमा, अब लिखा है मनोरमया, मनोरमया। अब मनोरमया, या कहाँ हमने बताया था आपको, या कहाँ आ जाता है, मूल बालिका शब्द में देखेंगे तो बालिका शब्द में शब्द रूपों में तृतीय विभक्ति एक वचन में या जुड़ जाता है, बालिका का बढ़िया की डंडा खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, या जुड़ गया और उसके बढ़िया का डंडा खत्म हो गया, तो क्या बन गया, मनोरमा ना होके मनोरम या, बढ़िया की मात्रा या में जाके जुड़ गई। ठीक है, तो कहाँ बनता है ये मनोरमा, इसका मूल शब्द क्या है, मनोरमा। लिंग कौन सा है बताइए, मनोरमा स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग है। और इसमें कौन सी लगी हुई है, बोले याह, बालिकया। कहाँ बनता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में, तो तृतीय एक वचन जैसा मनोरमया बन गया। तो बार बार वही कह रहे हैं कि कितने भी कोई भी प्रश्न जो हल करने हैं उनका तरीका यही है कि याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये याद, मूल चीजें याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें सरल हो जाएंगी आपके लिए। अब जैसे ही ऐसे ही धातुओं के लिए कहते हैं कि एक एक लकार से पढ़ना शुरू कीजिए, इकट्ठे मत कीजिए, एक एक लकार की वीडियो देख लीजिए। हमने करवाए हैं लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, पांचों लकार करवाए हैं और उनमें उन्हें याद करने का भी तरीका बताया है। 5 लकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इतने चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ देखिए कुर्वन्ति, अगच्छत, आगच्छत, निवसन्ति, गमिष्यति और अकरोत।
ठीक है। अब यहां हमें बताना है कि इसमें धातु क्या है, धातु यानी इसका मूल शब्द क्या है जिसमें हम ती तह अंति जोड़ देते हैं। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम है या उत्तम है, और वचन कौन सा है। तो जैसे कि धातुओं में आपको पता है कि जो धातु होती है यानी पढ़ने की जो क्रिया होती है, केवल पढ़ने की नहीं, सॉरी, यानी जो कोई भी काम जो हो रहा होता है उसको हम धातु कहते हैं। उस मतलब अब जैसे कहा कि पढ़ना एक काम है और उसको दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो धातु कहलाती है। जैसे पढ़ने को हिंदी में पढ़ कह देते हैं, पढ़ना कह देते हैं, और उसी को संस्कृत में कह देते हैं पठ। तो पठ उसकी धातु हो गई। पठ के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि पठ कहीं लगा होगा, वहां पर पढ़ने का भाव छुपा होगा। भले ही अभी पढ़ रहा है, बाद में पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, कल पढ़ा था, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना शब्द वहां पर छुपा होगा जहां पठ धातु होगी। तो धातु क्या होती है, अपने अर्थ को पकड़कर रखती है। तो यहां पर जैसे लिखा है कुर्वंती, तो कुर्वंती में पहले हमें उसकी धातु ढूंढना है, मूल शब्द ढूंढना है कि जिसमें फिर सब चीजें लग के उसमें परिवर्तन हुआ। तो इसकी मूल जो धातु होती है वो होती है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। बस क्री, जहां पे क्री, कुर, कर ये सब लिखे होंगे, समझना यहाँ पे क्री धातु में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और ये हमारे सामने रूप बने हैं। ठीक है। अब कहते हैं आगच्छ। आगच्छ जो शब्द है वो बोले वो कहां से आया है, बोले गम धातु में। अच्छा, आप कहेंगे ऐसे बनाना चाहिए, आप तो गच्छ में बताओ, आप तो, क्योंकि इसकी आप कहोगे इसकी मूल धातु तो हमें गच्छ दिख रही है। नहीं, मूल जो धातु होती है वो होती है गम। गम का अर्थ होता है जाना। क्या होता है, जाना। उसका 4 ऋट लकार को छोड़कर ये जो गम धातु है इसका जो मूल रूप है वो सिर्फ गम जो रूप बनता है वो सिर्फ लिट लकार में ही बनता है, यानी भविष्य काल में। भविष्य काल में ही गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति बनाया जाता है। बाकी के 4 लकारों में कौन कौन से बचे, लट बचा, लोट बचा, लंग बचा और विधिलिंग बचा। इन सभी में जो गम धातु है वो अपना रूप बदल के गच्छ बन जाती है और गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बनाती है। तो गम धातु आपको गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति जहां मिलेगी वो सिर्फ आपको लिट लकार में ही मिलेगी। तो अब आप यहां पर कहोगे जो आगच्छ है, आगच्छ की क्यों, अब हमें क्या बतानी है, धातु बतानी है। तो धातु के लिए हम गच्छ नहीं बताएंगे, उसका परिवर्तित रूप नहीं बताएंगे, उसका मूल रूप बनाएंगे कि गम धातु में आ लगने से आगम बना। क्या बना, आगम। और वो तो फिर भाई 4 लकारों में उसको गम को गच्छ में परिवर्तित होना है, इसीलिए फिर हम वो उसको क्या, गम को गच्छ बदल देते हैं और कह देते हैं आगच्छ। क्या बना देते हैं, गम के स्थान पे गच्छ लगा देते हैं। ठीक है। ये भी सिद्धि की जाती है, मतलब सिद्धि का मतलब ये नहीं करना कि कोई होम हवन किए जाते हैं। इन धातुओं के भी गम से गच्छ तक जाने के सूत्र होते हैं, कैसे गम से गच्छ तक ये पहुंचती है। ठीक है। धातु उसको सिद्ध करना कहा जाता है उसको। तो अब यहाँ पे ये देखिए लिखा है आगच्छत, तो ये जो त लिखा हुआ है अब हमें इससे पहचानना पड़ेगा कि मूल धातु इसकी क्या थी, गम, जिसमें कि आ उपसर्ग लग गया। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके पीछे से, अच्छा हम पहले धातुएं आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम लकार और वचनों पे चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ का है निवसंती। निवसंती में भी क्या हुआ, बोले यहाँ पे वस, वस का अर्थ होता है रहना। तो बोले वस तो मूल धातु है, उसमें नी उपसर्ग लगा है। ठीक है। फिर कहते हैं गमिष्यन्ति। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये आ गई लिट लकार की, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, श जैसे ही लगा दिखेगा तो फिर यहाँ गच्छिष्यन्ति नहीं बनेगा, गमिष्यन्ति बनेगा। तो गम धातु इसकी मूल हमने लिख दी। अकरो तो हमने क्या कहा है आपको, कुरु, क्री, कर, ये जो शब्द आते हैं वो क्री धातु से आते हैं। तो ये तो हमारी हो गई धातुएं। अब इसके बाद हम आपको इसके प्रत्यय बता दें कि लट, लंग और हमारे लिट, ये लकार, इन लकारों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं धातुओं में वो कौन से होते हैं। तो कहेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। ये टेबल जो बनी हुई है, ये टेबल कैसे बनी इसको बता देते हैं। लट लकार यानी ये हमारा कौन सा है, वर्तमान काल। क्या बता रहे हैं, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब वर्तमान काल में लट लकार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है।
ठीक है। अब यहां देखेंगे लट लकार में किसी भी क्रिया में, किसी भी धातु में लट लकार जब उसको वर्तमान काल में बना रहे होंगे तब उस धातु में कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं? तो प्रथम पुरुष के लिए जोड़े जाते हैं, बता ही देते हैं आपको, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, रेड रेड हो रहा है, ठीक है। ति, तह और अंति, ठीक है। ये जो टेबल याद हो गई ना, तो ये सारी चीजें बनाना बहुत आसान हो जाती हैं। मध्यम पुरुष के लिए जोड़ा जाता है सी, थ और थ, और उत्तम पुरुष के लिए जोड़ा जाता है किसी भी क्रिया में, क्रिया क्या? धातु। क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिया को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उनको धातु कहा जाता है। धातुओं में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन के लिए कोई भी क्रिया होगी तो उसमें कोई भी जो धातु होगी उसमें ती जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा पठति, गच्छति, है ना, और हसति, लिखति, है ना, पठति, ये सब चीजें ती बन जाएंगी। फिर कहेंगे नहीं दो पढ़ते हैं तब हम कहेंगे पठतः, गच्छतः, हसतः, लिखतः। फिर कहें नहीं बहुत सारे लिखते हैं तो कह देते हैं हम लिखंती, हसंती, चलंती, ठीक है। तो ये हमारा बन गया अंति। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह और आमह, ठीक है। ये हो गए आपकी लट लकार की। अब इसी में ही अब हम बताए देते हैं आपको लंग लकार की। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल में भी आपको, भूतकाल में भी जब आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जब इनके लिए आप जब क्रियाएं बनाते हैं तब उसमें क्या किया जाता है? तब प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं वो जोड़े जाते हैं एक वचन के लिए, यहाँ एक वचन, ये द्विवचन और ये हमारा हो गया बहुवचन, ठीक है। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं तो त, ताम, न, अह, तम, त और आव, आम, आव और आम, तो ये भूतकाल में जोड़े जाते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे चलिए लट लकार वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल का भी क्यों नहीं बता रहे हो आप मैम? क्योंकि भविष्य काल पूरा हमारा लट लकार जैसा बनता है, बिल्कुल तीतः अंति सीथा था आमी आव आमह बिल्कुल समान रहते हैं, कुछ नहीं परिवर्तन होता। तो फिर अलग अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो तीतः अंति है इनके पहले स्य लग जाता है। जैसे भविष्य में होता है ना हमारे पास, भविष्य जब लिखते हैं तो उसमें स्य होता है अंत में, बस यही याद रख लीजिए कि भविष्य का स्य सभी में जुड़ जाता है। तो ये तीतः अंति ना रह के क्या बन जाता है? श्यति, श्यतः, श्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत, श्यामी, श्यावह, श्यामः, बस पूरा लट जैसा लिट हमारा बन जाता है, ठीक है। वर्तमान जैसा भविष्यकाल बन जाएगा। तो अब इस टेबल को देख लेंगे और इनको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? क्रि धातु में अंत में क्या लिखा है? अंति। तो अंति कहाँ लगता है हमारा? लट लकार में। किस लकार में अंति आता है? कहेंगे लट में भी आता है और लिट में आता है। अगर यहाँ पे अंति के पहले स्य लगा हुआ होता तब हम इस लकार को लिट लकार कह देते भविष्य काल की बात है, लेकिन स्य नहीं लगा है इसलिए ये कौन सा लकार है? तीतः अंति सीथा था आमी आव आमह, ये प्रत्यय कहाँ आते हैं? लट लकार में आते हैं। और अंति कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन हमने लिख दिया, ये प्रथम पुरुष और ये बहुवचन में अंति लग गया, बन गया। अब कहते हैं अगच्छत। अब कहें तीतः अंति सीथा था आमी आवा आमह, ये नहीं है तो ये ना तो लट में नहीं है और तो फिर लिट में भी नहीं होंगे, क्योंकि लट और लिट एक जैसे बनते हैं। तो जब नहीं है तो फिर कह दीजिए कि तो फिर ये लंग लकार में ही होंगे। कहाँ होंगे ये? हमारे लंग लकार में। अच्छा, भूतकाल की एक और पहचान क्या होती है कि इसकी जो मूल धातु होती है उसमें ये तो अंत में लगाए जाते हैं, त, ताम, न, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठ, त और अपठम, अपठाव, अपठाम, ये हमारे तो अंत में जोड़े जाते हैं। लेकिन भूतकाल में मूल क्रिया के आगे अ भी लगाया जाता है। तो अ जुड़ने से भी हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा है। जैसे पठत है तो वो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, पठ धातु में अ लग जाएगा, केवल पठ में नहीं हर धातु में। तो आगे आ दिखे, पीछे त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम दिखे तो समझ जाएगा। लेकिन आ दिखना जरूरी है, आ देखना जरूरी है। क्योंकि पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें ताम, त, आव, आम ये जो लिखे हुए हैं ना, ये लोट और विधिलिंग में भी मिलते हैं।
लोट में भी मिलते हैं, लोट और लंग के बिल्कुल समान होते हैं, बस अंतर इतना हो जाता है कि लंग लकार में आ लगा दिया जाता है और लोट लकार में आ नहीं लगाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आ भी हमें आगे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे है, बोले हाँ लिखा है। कौन सा लिखा है? त कह रहा है कि यहाँ पर हमारा त ताम न अह तमता कह रहा है कि लंग लकार होगा, और आ शब्द भी कह रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या बनना है? लंग लकार बनना है। दो चीजें लंग लकार की ओर इशारा कर रही हैं। अब एक बात आपके दिमाग में फिर आएगी, हमें पता है कि ये चीज प्रश्न आपके मन में आएगा, तो उसको हम पहले ही हल करके बता देते हैं। ये आप कहेंगे गम धातु में आ उपसर्ग लगाने से आगम यानी आना बन जाता है। क्या बन जाता है? आगम। आगम का अर्थ होता है आना। अब आगम को हमें बनाना है किसमें? भूतकाल में। तो ये आगम हमारा क्या बन जाएगा? गम धातु हमने क्या कहा था? केवल भविष्य काल के लिए गम रहती है, बाकी के लिए गच्छ हो जाती है। तो आगम हमारा आगच्छ हो जाएगा। आगच्छ हो गया। अब इसमें आगम से हमने आगच्छ उसको कर दिया भूतकाल के लिए, क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल, लोट लकार और विधिलिंग लकार, इन चारों के लिए हमारा जो गम है वो गच्छ में बदल जाता है। अब आप कहेंगे कि इसको हमें किसमें? भूतकाल में ले जाना है। तो भूतकाल का हमें इसको प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग बनाना है। तो आपको पता है कि अ आगे आता है और त पीछे आ जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये हम लिख देंगे त और एक आ जाएगा आगे। अब आप कहेंगे कि तो फिर आगच्छत लिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या? बोले नहीं करना चाहिए। इसी के लिए तो संधियां होती हैं। संधि कहती है दो आ जाएं, दो समान वर्ण आ जाएं तो उनका दीर्घ वर्ण बना दीजिए। तो यहाँ पे दो आ मिलके एक आ में बन जाता है, बड़ा दीर्घ वाला, और ये आगच्छत इस प्रकार से हमारा रूप बन जाता है, आगच्छत। ठीक है, समझ गए आप कि त कह रहा है कि भूतकाल है, आ कह रहा है कि यहाँ पे भूतकाल की ही क्रिया है। दोनों चीजों से हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और कैसे आगच्छत बना? क्योंकि ये मन में आ जाता कि आगम तो धातु है ही, तो वे ये वाला भूतकाल का आ कहाँ चला गया? तो वो हमारा किससे कहाँ चला गया? संधि से उसमें आके जुड़ गया और ये बड़ा आ हमारे सामने बन गया। कहाँ ता आता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर देखिए अंति लिखा है निव संति, नी उपसर्ग वस धातु और अंति लगा हुआ है। अंति कहाँ आता है हमारा? स्या तो है नहीं, तो लिट लकार तो होगा नहीं, इसलिए लट लकार वर्तमान काल है। साधारण तीतः अंति है तो लट लकार, और श्या लग जाए तो वो लिट लकार हो जाता है। ठीक है, तो अंति है तो क्या हो गया? लट लकार, और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। अब स्यति, अब ती के आगे स्या लग गया तो ती तह अंति तो बनता है लट में, और श्यति श्यतः श्यंति बनता है लिट में, तो लिट लकार। और बोले ती अकेला है तो वो तो एक वचन में ही, शुरुआत में ही ती आ जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। ती शुरुआत ही जो धातुओं की होती है वो ती से होती है। अब कहते हैं अकरोत, यहाँ पे भी देख लीजिए क्री धातु के आगे क्या आ गया? आ गया, आने पर कह दिया कि लंग लकार हो गया। और तीथा अंति सीथा था आमी आवा नहीं है तो लिट लकार भी नहीं होगा, क्योंकि लट और लिट के अंत वाले बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो त ताम न, तो लंग लकार की टेबल पे आ जाइए तो लंग लकार में त कहाँ आता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप त हो गया। ठीक है, तो ये टेबल आपकी कहाँ से सॉल्व होगी, कहाँ से हल हो जाएगी? आप धातुओं की टेबल याद कर लेंगे तो बस हो जाएगी याद, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात है ही नहीं उसमें, छोटी छोटी सी चीजें। अब ये देखिए कहते हैं धातु रूप, धातु रूप याद करने के लिए बच्चे कितना डरते हैं, जबकि देखिए आपको कितने छोटे छोटे से अक्षर याद करने हैं। ती तह अंति एक लाइन हो गई, सी थह थ आमी आवह आमह, धातु रूप याद हो गया आपको लट लकार की, केवल इतना याद करने से। फिर आप कहेंगे लिट लकार में तो बोले केवल स्या लगा दो, सब में भविष्य काल बन गया, दो लकार याद हो गए। फिर लंग लकार तो त ताम न अह तम ता अम आव आम, लो हो गए लंग लकार याद, कोई बड़ी बात है कुछ नहीं। लोट लकार बोले बिल्कुल इसी जैसे लंग लकार जैसे कर लीजिए, लेकिन उसमें बस त ताम न की जगह पे त की जगह पे तू आ जाता है, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, और अह की जगह पे केवल अ रह जाता है, अह तम त। और यहाँ पे हमारा जब उत्तम पुरुष की बात आती है तो उसमें हमारा बन जाता है अम की जगह आ जाता है अम, अन, आनी, आव, आम।
जो लगाया जाता है ना उत्तम पुरुष एक वचन में आमी आवाह, तो आमी की जगह आनी हो जाता है, बस हमारा लोट लकार बन जाता है। इतने सरल हैं कि धातु रूप जैसा कुछ भी सरल नहीं लगेगा आपको। बस एक बार टेबल याद कर लीजिए, हर एक लकार को एक एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि घट क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को उनकी घटना के क्रम के अनुसार लिख दीजिए। तो पहला वाक्य कह रहा है रमाबाई महोदयायाः रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ विवाह अभवत, विवाह हुआ। तो ये तो बहुत बाद की बात है, पहले उनका जन्म हुआ होगा ना, तब तो विवाह हुआ। तो इसको हम अपने क्रम से लगाएंगे कि किसके बाद आएगा। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दी रमाबाई जन्म अलभत। 1858 शताब्दी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो ये पहली बात है, तो इसको हम पहले नंबर पे लगा देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तो भाई कब गई, इसको अपन बाद में लगाएंगे, बाद में गई थी वो तो। फिर क्या हुआ, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अववत। उनका निधन हो गया। तो ये तो अब सबसे अंत की बात है, जब पूरा उनका जीवन हो गया होगा तो ये सबसे अंत में आया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6वें नंबर पे आएगा ये हमारा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो अब ये कब की, जब वो इंग्लैंड से वापस आ गई थी तब की थी उन्होंने। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो पहला तो ये हुआ कि रमाबाई का जन्म कब हुआ, 1858 में हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की अपनी माता से। फिर इसके बाद हम अपनी घटना का क्रम लगाएंगे कि पहले उनका विवाह हुआ, फिर उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, फिर वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, तब उनका निधन हुआ। तो इन्हीं को हम इस क्रम में लिखे देते हैं। ठीक है। पहला अब हम आपको लिख के बता देते हैं कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी जन्म प्राप्त हुआ। दूसरा सा स्वमातुः। उन्होंने अपनी माता अपनी माता के द्वारा संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। प्राप्तवती तो प्राप्त की। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ फिर विवाह हुआ, सह विवाह अभवत। फिर कहते हैं सा वे फिर उच्च, जब उनका के पति का निधन हो गया तो वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड देश गई। उसके बाद अमेरिका भी गई। वहां से लौट के फिर उन्होंने जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए आश्रम की स्थापना की। फिर उन्होंने क्या किया, सा मुंबई नगरी शारदा सदनम अस्थापित। इसके बाद कहते हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो इस प्रकार से ये घटना के क्रम के अनुसार हमने लगा दिया कि किसके बाद कौन सी घटना हुई, उस क्रम में इसको जमा दिया गया। और इसके साथ में पाठ भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको नया पाठ शुरू करेंगे। हमारा जो अगला पाठ है सदाचार। सदाचार की यानी सद आचार, अच्छे आचरण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब चीजें उन श्लोकों के माध्यम से बताई गई है। कहने को 5-6 श्लोक हैं, इन 5-6 श्लोकों में भी बहुत अच्छे आचरण और बहुत अच्छी नीति की बातें आपको बताई जाती हैं। अच्छा, ये सारे वीडियोस हम आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, साइट का वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगी। आप क्लास 7th को सिलेक्ट करते हैं तो 7th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए आपके सामने। यहाँ पे संस्कृत को सिलेक्ट किया, आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कैसी है, चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर की छोटी छोटी प्लेलिस्ट। चैप्टर जो भी आपको पढ़ना है बस उसी पे जाइए और उसी के वीडियो उतने मिल जाएंगे। पूरे सारी लंबी लिस्ट नहीं खुलने वाली है। मान लीजिए पहला चैप्टर खोला तो सिर्फ इसके 3 लेक्चर की लिस्ट आपको दिखने लगेगी। आपको अनुवाद पार्ट 1, अनुवाद पार्ट 2, अभ्यास। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको अनुवाद अगर पढ़ना है तो पहले वीडियो को क्लिक कीजिए, आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 शुरू हो जाएगा। इसी में अगर अभ्यास को पढ़ना होता तो तीसरे नंबर को क्लिक करती तो अभ्यास शुरू हो जाता। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हो कि अनुवाद हो गया पार्ट 1, तो इसका अनुवाद पार्ट 2 क्या होगा, या कौन सा अभ्यास होगा कि क्या होगा, कौन सा अगला है, वो भी हमें इधर ही से पता चल जाएगा। नहीं तो लिस्ट में ये भी ज्ञान हो जाएगा कि एक पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमने आपको करवाई हैं, है ना, वो इससे हमें तुरंत से पता हो जाता है।
कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस होने लगते हैं। जब बहुत लंबा होने लगता है कोई एक टॉपिक, तो उसको इसके लिए फिर हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो वो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए पार्ट में बना देते हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।